दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। जितना भी आपने तैयारी किया है और आपको साइंस में 80/80 में आपको दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा। और लक्ष्य अपन रखते हैं 450 प्लस का। अगर आप हमारे चैनल के लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपका 450 से बेसी और टॉपर के लिस्ट में आपका नाम जरूर रहेगा, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल पर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सभी विषयों का तैयारी आपको कराया जाएगा और आप मैट्रिक पास कर लेंगे तो आपका 11th का 12th का भी तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा सब्जेक्ट का आपको तैयारी करा जाएगा, आपको कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज का इस वीडियो देख लेते हैं। साइंस में 80/80 आपको लाना है तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए मैं आपको बताऊं बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हुआ कि चूना बुझ गया। देखिए चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaO, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है बुझा हुआ चूना बोला है। बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हुआ कि चूना में पानी मिल गया है, उसको क्या बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका CaS2। देखिए मैं आपको बताता हूँ चूना क्या होता है। चूना का सूत्र होता है CaO। इसको जब जल से अभिक्रिया कराते हैं ना तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये दोस्तों हमारा बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। मतलब ये जो हमारा बना ना ये हमारा क्या है बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र क्या हो जाएगा B नंबर। खाली अगर चूना बोलेगा तो चूना का सूत्र ये होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन और लास्ट में स्कोर भी बताइएगा आपका कितना नंबर आया, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये सारा मेहनत आपके लिए, ठीक है। आपकी ज़्यादा नंबर ला सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि जर्डन CO4 क्या कह रहा है, जर्डन प्लस CO4 मिलके जो बनाता है ना आपका वो बनाता है, यहाँ तीर का निशान होगा, मिलके बनाता है जर्डन SO4 प्लस Cu। तो बताइएगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों मैं बता दूँ ये आपका जो है विस्थापन अभिक्रिया है। अब कैसे हुआ सर जी ये बताना। अब कई यूट्यूबर क्या करते हैं सिर्फ आए और चुपचाप आंसर बता दी, उसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखिए क्यों होगा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है आपका जर्डन प्लस CuSO4। तो ये मिलकर क्या बना लिया आपका, देखिए कैसे बनाएगा। जो जर्डन होता है ये प्लस चार्ज होता है और जो SO4 है वो माइनस चार्ज होता है और Cu भी प्लस चार्ज होता है, ठीक है। जर्डन जो है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जर्डन सोचेगा कि SO4 के साथ हम रहें, इसलिए Cu को उठा के फेंक देता है, ठीक है। Cu यहाँ अलग हो गया ना और जर्डन देखिए SO4 के साथ आ गया है तो उठा के फेंक दिया, मतलब क्या विस्थापित कर दिया, तो मतलब विस्थापन अभिक्रिया। समझ गया ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर B आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, सवाल है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या, मतलब pH का मान क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका ट्रिक याद रखिएगा अनिल। क्या रहेगा अनिल, अनिल। अब अनिल से सर जी क्या हुआ, अ से हुआ अम्ल, न से हुआ नीला, ल से हुआ लाल। मतलब अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, नीले को लाल कर दे, मतलब कौन होगा, अम्ल होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछा है, अम्ल क्षार नहीं पूछा, पूछा इसका pH मान कितना होगा। तो आपको मेरे भाई पता है कि 7 से अगर जो भी नीचा है ना थोड़ा सा भी तो वो होता है अम्ल, और 7 से थोड़ा भी ज़्यादा वो क्षार होता है। तो 7 से आंसर तो इसका अम्ल ना होगा क्योंकि नीला को लाल अम्ल ही करता है। तो देख लीजिए pH 7 से जो नीचा होगा वही होगा। तो एक ही ऑप्शन 7 से नीचा है वो क्या है 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। कभी कभी आपको ऑक्सैलिक दिख जाएगा या ऑक्सैलिक बातें के हैं कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब ऑक्सैलिक अम्ल आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको टमाटर में, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है, अभिक्रियाशील का मतलब होता है कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील, मतलब कि कौन ज़्यादा किसी भी चीज़ से जल्दी रिएक्शन कर लेता है, वही वो अभिक्रियाशील का मतलब। तो इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका ट्रिक बताता हूँ। सबसे ऊपर जो होता है वो K होता है, फिर आपका सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन होगा, पोटेशियम तो है ना, पोटेशियम नहीं तो पोटेशियम, अच्छा पोटेशियम भी है तो इसमें आंसर के ये हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आंसर पोटेशियम ही हो जाएगा। अगर पोटेशियम नहीं रहता तब सोडियम होता है, तो पोटेशियम है तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेरे भाई साहब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। मेरे भाई साहब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन का पूछ रहा है तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, यानी कार्बन इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 मिनट, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 6 होता है, ठीक है 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो कैसे होगा, पहले आएगा 2 और दूसरी कक्षा में 4। तो कार्बन के बाह्यतम सेल में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो बाह्यतम सेल में होता है ना वही उसका क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, मतलब विद्युत शक्ति का सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए विद्युत शक्ति का 4 सूत्र होता है। एक होता है आपका
विद्युत शक्ति का सूत्र बताता हूँ। एक होता है आपका P बराबर W/T होता है, और एक होता है P बराबर V²/R। देखिए ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है थ्योरीज का, जाके देख सकते हैं। और एक होता है आपका P बराबर I²R, और एक होता है P बराबर VI। तो इसमें देख लीजिए कौन आपका न है तो कौन नहीं है। देखिए ये तो है, ये तो है, ये भी है, लेकिन ये नहीं, ये आपको कहीं दिख रहा है, देखिए तो ये तो है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ये जो सी वाला है इसका विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देख सकते हैं, आप कह रहा है कि एक्वा रेजिया, क्या कह रहा है? एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया हम इसको बोलते हैं रॉयल जल भी बोलते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव और बन जाएगा, बताया कि रॉयल जल किसको बोलते हैं? एक्वा रेजिया को। एक्वा रेजिया जो होता है ना, ये होता है दो चीज़ का मिश्रण। एक किसका होता है? एक आपका होता है आपका HCl का, और एक आपका होता है HNO3 का। ठीक है, इसका होता है। तो दो चीज़ का मिश्रण होता है HCl और HNO3 का। ठीक है, तो बोलेगा एक्वा रेजिया किसका किसका मिश्रण है? HCl और HNO3 का मिश्रण है। तो पूछ रहा है HCl और HNO3 का अनुपात कितना में होता है? तो देखिए वही क्वेश्चन लिखा है ना कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जो HNO3 है ना, HNO3 जो है इसी को बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो ये आपका याद रहेगा ये कितना होता है? आपका 3:1 होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ, और सब क्या करते हैं, सिर्फ आंसर बताते जाते हैं, हो गया। लेकिन मैं आपको समझा जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब ये किसका है? तो देखिए CHO आ गया, तो ये किसका हो गया? एल्डिहाइड का हो गया। किसका हो गया? एल्डिहाइड का। अगर ऐसे रहता ना दोस्तों, ऐसे रहता C⋯O ऐसे करके रहता आपका, तो ये आपका हो जाता किसका? ये आपका हो जाता कार्बोक्सिलिक अम्ल का। C⋯OH ये किसका हो जाता है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाता है। सॉरी ये से नहीं होगा, ये एक H यहाँ आएगा। ठीक है, एक H यहाँ आएगा, ऐसे करके होगा C⋯O ऐसे करके आपका होता है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? आपका ये आपका हो जाएगा किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। ठीक है, और अल्कोहल का क्या होगा? OH अल्कोहल का हो जाएगा। कीटोन का क्या होता है? कीटोन का ऐसे हो जाएगा C⋯O, ये आपका किसका हो जाएगा? कीटोन का। तो सब आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्यूटेन किस परिवार का है? मतलब ब्यूटेन जो है किस परिवार का है? तो आपको याद रखना होगा। देखिए ब्यूटेन में एक ट्रिक है इसको पहचानने का। इसमें दिख रहा है 10 मतलब N दिख रहा है, तो N किस में होता है? एल्केन, तो इसका हो गया परिवार। अब एल्केन का सूत्र आप कमेंट में जरूर बताइएगा, एल्काइन का भी, एल्किन का, एल्काइन का, तीनों का कमेंट में सूत्र बताइएगा। ठीक है, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम बताता है। मतलब फ्लेमिंग का दायां हाथ का, जैसे हमारा ये दायां हाथ है, तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या है कि तीनों उंगली से, ये उंगली दिख रहा होगा आपको, ये तीनों उंगली क्या लिखते हैं हम? ये तीन, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, ये तीनों उंगली का आपको 90 डिग्री रखना होता है। और ये हमको क्या बताता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? सो दाएं हाथ का नियम किसका दिशा बताता है? तो मैं आपको बता दूं, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है ना, ये आपको बताता है किसका दिशा? धारा दिशा। कहाँ गया? धारा दिशा बताता है। और बोलेगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो वो बताएगा बल का। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग का बायां माने बॉ से बल, तो फ्लेमिंग का बायां नियम बताएगा बल के साथ, दायां नियम धारा दिशा। याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आकाश नीला क्यों दिखता है? जो आपका आकाश दोस्तों, अगर वास्तव में बात करें तो आकाश नीला नहीं दिखता, आकाश आसमानी दिखता है। कैसा दिखता है? आसमानी दिखता है। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। हालांकि आंसर लोग इसका तुरंत बताते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करते। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्यों दिखता है, मैंने ये पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो आकाश जो नीला दिखता है वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए होता है क्या ना कि जो सूर्य का किरण, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, इससे जो भी किरण आता है ना, तो वायुमंडल से टप आता है। वायुमंडल में क्या है? बहुत सारी कणें हैं। तो वायुमंडल में से किरण प्रवेश करता है। अब सूर्य का किरण आ रहा है, सूर्य का किरण जो 7 रंग का मिश्रण है, उसमें से जो नीला रंग हो गया, आपका बैगनी रंग हो गया, ये सब कलर जो है ना ज़्यादा टकरा जाता है। किसमें? वायुमंडल के जो भी कण, इससे ज़्यादा टकरा जाता है और टकरा के फैल जाता है। इसलिए नीला बैगनी ये सब मिलकर क्या बना लेता है? आसमानी किरण। और जो भी कलर है ना सूर्य के रंग में 7 कलर होता है, उससे उतना नहीं टकराता है, और ये सब टकरा के ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए हमारा आकाश नीला दिखता है। ठीक है ना, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन ज़्यादा अम्लीय है? अब देखिए मैंने आपको बताया है कि pH का मान जितना कम होगा ना वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो pH कम कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर 2, ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा अम्लीय होगा। अब कह रहा है कि ओम का नियम लागू होता है। मतलब ओम का नियम किस पर लागू होता है? धातुओं पर लागू होता है, और धातुओं पर या दोनों पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धातुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो याद रख लीजिएगा, ये किसने की थी? ऑस्ट्रेड ने। किसे कहते? ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड क्या देखा था? जब भी वो किसी चालक तार लेता है ना, मान चलिए ये आपका चालक तार है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया इसने, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया था, और जब इसमें करंट बहाता है ना, देखता है कि इसके चारों ओर जो है क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका, इसी को हम क्या बोले? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
और ये किसने बताया था? ऑस्ट्रेलिया ने बताया था। ठीक है, चलिए 1820 ईस्वी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के बाहरी चुंबक की, यहाँ चुंबक हुआ, चुंबक की दिशा होती है, मान के चलिए कि ये जो आपका है ये आपका चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक का उत्तर ध्रुव, एन मैंने नॉर्थ और एस मैंने साउथ, ये हो गया। कह रहा है चुंबक के बाहर, तो चुंबक के बाहर जो चुंबक की दिशा होती है ना, चुंबक क्षेत्र की दिशा, यहाँ चुंबक क्षेत्र होगा। ठीक है, क्षेत्र होगा, तो ये होता है नॉर्थ से लेकर साउथ, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण होती है। अगर अंदर से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से लेकर दक्षिण। अगर बोलेगा अंदर से, तो अंदर से होती है साउथ से नॉर्थ, अंदर पूछेगा दक्षिण से उत्तर, और बाहर पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर धारा कितना होता है? तो माइक्रो का जो मतलब ये दोस्तों होता है ना, वो होता है 10⁻⁶। तो देख लीजिए 10⁻⁶ किस में? इसमें है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी रुक रही है, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? सबसे पहले नंबर बात बोलेगा अमीबा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन कि लैंगिक जनन? तो याद रख लीजिएगा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में बहुत सारे विधियाँ, जैसे विखंडन हो गया, खंडन हो गया, है ना, पुनर्जनन हो गया, बीजाणुजनन हो गया। तो इसमें अमीबा में कौन सा होता है? याद रखिए अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। अगर द्विखंडन नहीं रहेगा तो ऑप्शन में आप विखंडन मार, क्योंकि विखंडन का ही प्रकार है द्विखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, तो द्विखंडन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री केसर का अंग नहीं है? तो स्त्री केसर में थोड़ा आपको फोटो बना के दिखाता हूँ। स्त्री केसर आपका ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे आपका स्त्री केसर आपका ऐसे होता है। ये आपका नीचे वाला पार्ट रहता है आपका, ये आपका ऐसे रहता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या? वर्तिका। और डंटा दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिका, और जो गोलका दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है? आपका बीजाणु रहता है थोड़ा सा का। तो देखिए क्या हो गया आपका क्वेश्चन? क्या था? क्वेश्चन था आपका कि स्त्री केसर का भाग कौन है? तो वर्तिकाग्र तो हेबे क्या है? परागकोश ने है ना। और अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा स्त्री केसर अंग है? अच्छा अंग पूछ रहा था, अंग तो वर्तिकाग्र हो जाएगा, ये तो होगा ना, ये तंतु हो जाएगा पुंकेसर का, ये भी हो जाएगा पुंकेसर का, ये तो खैर दूसरा चीज़ हो गया, ऑप्शन ए से अलग क्वेश्चन दिख रहा है, तो वर्तिकाग्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा था, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया कौन दर्शाता है? देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है? अचानक होने वाली घटना को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मान के चलिए आप हाथ रखे थे किसी टेबल पर, अचानक से आपको वहाँ पर किसी ने कांटा धंसा दिया, तो आप तुरंत हाथ हटा लेंगे, इसका मतलब क्या? आपने तुरंत उसको एक्शन दिया, तो वही क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन दिखाता है हमारा? ये दिखाता है मेरुरज्जु दिखाता है। ठीक है, और मेरुरज्जु को हमारे शरीर का दूसरा दिमाग भी कहते हैं। जब ब्रेन बिजी रहता है तो मेरुरज्जु हमारा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोषी स्तर में ऊर्जा का कितने % स्थानांतरण होता है? मतलब कि मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये आपका होता है पोषी स्तर, इसमें होता है पहला, ये होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। तो यहाँ से यहाँ जो भोजन जाएगा ना, तो कितना जाता है? केवल 10% जाता है। कितना? 10% जाता है। तो याद रख लीजिए 10% इसका आंसर जाएगा। ठीक है, कहाँ गया आपका 10%? 10%। और ये नियम किसने दिया था 10%? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ये सब मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना क्या कहलाता है? दोस्तों हम जो भोजन खाते हैं ना, वो डायरेक्ट उसका पाचन नहीं हो जाता है, पहले भोजन खाए उस ग्लूकोज में टूटा, फिर ग्लूकोज आपका पायरुवेट में टूटता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया आपको कहलाता है ग्लाइकोलिसिस में कहलाती है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस में। और जो ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटता है ना, ये कहाँ टूटता है? ये दोस्तों आपका टूटता है किसमें? आपका कोशिका द्रव में टूटता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मेंडल के मटर के पौधों के कितने लक्षण बताए? मतलब मेंडल जो था आपका वैज्ञानिक था, ग्रेगर जॉन मेंडल, वो मटर का पौधा अध्ययन किया था, तो कितना लक्षण बताया था? तो 7 लक्षण बताया। कुछ झुर्रीला बताया, कुछ लाल बताया, कुछ कली वाले बताए, मतलब इसी तरह से वो टोटल 7 लक्षण बताया था। ठीक है, चलिए, कह रहा है निम्न में से सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन है? तो मैंने बताया था आपको सबसे ज़्यादा कौन होता है आपका? होता है, मैं लिख देता हूँ अभिक्रियाशील, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक होता है। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन में पोटेशियम है तो पोटेशियम में हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपका पोटेशियम कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम तो इससे कम है, सबसे ज़्यादा पूछा तो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से, अच्छा ये बोलेगा सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो सोना हो जाएगा। ठीक है, तब ना सोना महंगा आपको मिलता है। देखिए निम्न से किसको तेल के अंदर रखा जाता है? तेल के अंदर किसको रखा जाएगा? जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, तो वैसे लिथियम को रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर सोडियम रहता या पोटेशियम रहता तो उसको मारते, लेकिन लिथियम ना, याद रखिएगा पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, इन तीनों को तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा करिएगा। कह रहा है कि उत्तर लेंस का अन्य नाम, मतलब उत्तर लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर लेंस आपका कुछ इस तरह से होता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर लेंस आपका इस तरह से होता है, इस तरह से, इसको उत्तर लेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता है कि उत्तर लेंस किसका काम करता है? ये आपका
क्या करता है, अभिसारित करने का मतलब इकट्ठा करने का काम करता है। तो इकट्ठा करता है उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो ये क्या आ जाएगा आपका अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस का नाम क्या है, अभिसारी। और अवतल बोलेगा तो अपसारी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात अंग का उदाहरण है। समझिए समजात अंग का मतलब क्या होता है। समजात अंग का मतलब होता है जिसका संरचना समान हो, मतलब वो बना है सेम चीज़ से, लेकिन उनका काम अलग अलग है। जैसे देख लीजिए कुत्ते का अग्रपाद देख लीजिए, अग्रपाद मतलब, और मनुष्य का अग्रपाद, हमारा हाथ जो इसी को अग्रपाद बोलते हैं। देखिए हम अपने हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन कुत्ता अपने अग्रपाद से क्या दौड़ता है। तो देखिए काम अलग अलग ना, लेकिन दोनों हड्डी से बना है, मतलब दोनों का बनावट एक ही है, ठीक है ना। तब हमको पता चलता है कि मानव भी कुछ समय हमारा प्रजाति रहा होगा, कुछ न कुछ उससे मिलता है हमारा, ठीक है ना। तो ये उसका हो जाएगा समजात अंग का। देखिए कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा कुत्ते का अग्रपाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये और ये किस में जुड़ा है, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्योंकि एक ही बिंदु पर है, आपको पता है एक ही बिंदु पर है, इसलिए ये क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है इसका मतलब क्या है, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3, 3 प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2। ये सब हमने पढ़ाया, बजा के देख सकते हैं। तो R1 कितना है 6, R2 भी 6, 6 से 12 हो गया 12। और लेकिन ये दोनों मिलकर श्रेणी क्रम, लेकिन ये तो समांतर क्रम में है ना, इनका बिंदु अलग है समांतर क्रम में। तो ये क्या आ जाएगा, समांतर क्रम। अब दोनों का समतुल्य प्रतिरोध जोड़ दो, तो कैसे जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका 1/12 प्लस ये 1/3 कर दो इसको। 12 3 तो 12 एक बार में, और ये 4 बार में। तो 1 4 कितना हो गया 5, 5/12। तो ये तो 5/12 आपका समांतर क्रम है। इधर तो ये 1/r बराबर होता है, ठीक है, 1/r बराबर होता है। तो 1/r बराबर कितना होगा 5/12। तो कौन गुना r गुना 5, 5r हो गया, ठीक है। अब 12 गुना 1 12 हो गया। तो r बराबर कितना हो जाएगा 12/5। तो भाग दीजिएगा तो 5 से कितना बार हो जाएगा ये 24 बार, यानी कि 2.4 ओम आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 2.4, ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरह दोस्तों हमने आपको पूरा 28 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवा दिया। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।